हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजियर। आज की वीडियो हम करेंगे यार इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, एसक्यूएल और डेटाबेस। तो हम इसको समझते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, आगे जाके क्वेरीज को रन करेंगे। क्वेरीज को, एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं उनको रन करके देखेंगे, डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, डेटा अपना इंसर्ट करेंगे। तो ये एक फुल फ्लेज पैकेज बन जाएगा जिसमें कि आप पूरा का पूरा एसक्यूएल सीख जाओगे। ठीक है, सारी हर तरह की हम क्वेरी रन करके देखेंगे, जितना भी हो सकता है पॉसिबल मैं सारी क्वेरीज कवर करने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। तो आपको बने रहना है स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि यार ये चीज़ क्यों यूज़ होती है, क्या ज़रूरत है इसकी, हमको डेटाबेस क्यों चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो यार डेटाबेस क्या चीज़ है बेसिकली, जैसे कि आप क्या है, आपके पास अगर लिंक्डइन का अकाउंट है। ठीक है, लिंक्डइन क्या है, सोशल मीडिया एक वेबसाइट है, और फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। ठीक है, तो इन वेबसाइट पे क्या होता है, जब भी यूजर जाता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में वो क्या क्या चीज़ें देता है, इन्फॉर्मेशन, अपनी ईमेल आईडी देता है, अपना नेम देता है, अपना डेट ऑफ बर्थ देता है। ठीक है, उसके बाद क्या देता है वो, अपना फादर नेम भी कई कई जगह पे फादर नेम लेते हैं, या फिर और भी इन्फॉर्मेशन जो भी वो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कलेक्ट करना चाहते हैं वो लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो अपना एक पासवर्ड एंटर करता है वहाँ पे, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम में जब उस वेबसाइट पे जाए तो वहाँ जाके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर सके। ठीक है, तो एक तो इस तरह का डेटा देता है। उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ठीक है, या फिर कोई और वेबसाइट हो, तो जैसे ही वो रजिस्टर हो जाता है तो अब वो एबल है लॉगिन करने के लिए। तो वो लॉगिन करता है, जब वो अपने अकाउंट के अंदर चले जाता है उसे एक प्रोफाइल टाइप का पेज दिखाई देता है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें और होती हैं जो वो ऐड कर सकता है, जैसे कि अपनी इमेज को ऐड कर सकता है या अपनी इमेज को अपडेट कर सकता है। उसके बाद अपने बारे में कुछ लिख सकता है, अपना बायो लिख सकता है वो। ठीक है, और अगर आप लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे क्या है, आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो, रिज्यूमो को ऐड कर सकते हो, रिज्यूमे को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपनी जो आपकी स्टडी है, आपने जो भी स्टडी करी है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो उसके अंदर, और उसके अंदर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो अपना। तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, आपको आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है ऑनलाइन लिंक्डइन पे, और आपको जो भी रिक्रूटर कंपनीज जो हायर कर रही है एम्प्लॉइज को, तो वो लोग वहां से क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल को देखते हैं और आपको हायर करते हैं। तो ये सारा डेटा कहाँ पे मैनेज होता है, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी वेबसाइट चलती है, जो भी आप वेबसाइट देखते हो या फिर अपनी मोबाइल में जितनी भी एप्स रन करते हो, ठीक है, उसमें जो भी आपको डेटा दिखाया जाता है, वो डेटा सारा कहाँ से आता है, वो डेटाबेस के अंदर से आता है और आपको शो होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यार ये डेटाबेस स्टोर कैसे होता है। ठीक है, इसको किस तरह से स्टोर किया जाता है, इसको दिखाया कैसे जाता है, तो वो भी चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जितना भी डेटाबेस होता है ये सारा कौन मैनेज करता है यार, इसको मैनेज करने के लिए क्या आता है, एक डीबीएमएस आता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यानी कि आपके पास, अगर आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हो, तो आपका जो सिस्टम है इसके अंदर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस को स्टोर करेंगे और वो डीबीएमएस क्या करेगा, उस डेटा को मैनेज करेगा। और डीबीएमएस हमें क्या बताता है, उसके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मेट्स होते हैं उसके। उसी तरीके से वो क्या करता है, हमको रूल्स बताता है कि इस तरह से आपको ये वाला डेटा स्टोर करना है। सपोज आपके पास एक इमेज है, ठीक है, एक आपको फाइल, आपके पास फाइल का डेटा है, और कुछ आपके पास टेक्स्ट डेटा है। ठीक है, कुछ आपके पास इंटीजर टाइप का, जैसे इंटीजर टाइप का डेटा है, मोबाइल नंबर हो गया, इस तरह का डेटा है। तो वो आपको बताएगा कि यार किस तरह का डेटा कैसे कैसे करके सेव करना है, ताकि बाद में आप उस चीज़ को रिट्रीव कर सको। ठीक है, तो अब ये जो डीबीएमएस सिस्टम हो गया और डेटाबेस सिस्टम हो गया, तो डीबीएमएस हम क्या यूज़ कर रहे हैं अपने अभी, तो माई सिक्वल हम यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो माई सिक्वल क्या है, एक डीबीएमएस है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम अपना डेटाबेस स्टोर करके रखते हैं। तो डेटाबेस कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, यूजर्स ने जो भी क्रिएट किया। ठीक है, आप टिकटॉक टिकटॉक पे क्या करते हो, अपनी वीडियोस अपलोड करते हो, आप शॉर्ट्स बनाते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो, उसमें भी क्या करते हो, आप वीडियोस क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो। तो वो वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि कब वो क्रिएट हुई, ठीक है, क्या वीडियो क्रिएट करी और किस यूजर ने क्रिएट करी वो वीडियो, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, वो इस माई सिक्वल डीबीएमएस सिस्टम के अंदर होती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, और जो उसको मैनेज करता है उसको बोलते हैं डीबीएमएस। तो हम यहाँ पे माई सिक्वल एज ए डीबीएमएस यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं यार कि एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, एसक्यूएल आपने सुना होगा वर्ड, तो इसमें हम एसक्यूएल की चीज़ें करने वाले हैं। तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्वेरी लैंग्वेज है जो क्या करती है, आपका जो डीबीएमएस का सिस्टम है, जैसे कि आपका ये डीबीएमएस का एक सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर आपने क्या करा, एक माई सिक्वल का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, आपने माई सिक्वल इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। ठीक है,
ये माईसीक्वल इस तरह का आइकन होता है माईसीक्वल का, ठीक है? तो ऐसा आइकन बना होगा। तो ये जो माईसीक्वल को इंस्टॉल करना है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो, ubuntu यूज़ कर रहे हो, तो आप अपनी सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडो यूज़र के लिए क्या है, XAMPP करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और उसको EXE उसकी इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे, ठीक है? उसके बाद वो आपका इनेबल हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो और सीएमडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हम इंस्टॉलेशन की बात देखते हैं बाद में। और मैं इस वीडियो के लिंक में जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो ये सपोज आपका सिस्टम है, इसके अंदर आपने क्या करा, माई सिक्वल का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जिसको बोलते हैं हम डीबीएमएस, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। अब क्या करना है, अब बेसिकली करना क्या है कि इसके अंदर डीबीएम इंस्टॉल हो गया। अब क्या करोगे, आप इसके अंदर क्या करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे। डेटाबेस क्रिएट करोगे इस माई सिक्वल के अंदर। ये जो माई सिक्वल आपने इंस्टॉल किया, इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट होगा, जिसके अंदर की क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट पे वो डेटाबेस लिंक कर दोगे। वेबसाइट किस चीज़ में बनती है, वेबसाइट देखो पाइथन में भी बन सकती है, जावा में भी बन सकती है, ठीक है? पीएचपी में बन सकती है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी होती है, ठीक है? तो एक तरफ तो हो गया आपका वेबसाइट, एक तरफ हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये क्या होता है, हम वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, एक सर्विस ऑन होती है, ठीक है? अब क्या होगा, जब भी कोई यूजर किसी वेबसाइट पे आता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करता है या कोई भी दूसरा पेज ओपन करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, और जैसे ही वो सबमिट करता है, ठीक है, उस फॉर्म को, तो जैसे ही वो सबमिट करेगा, वो सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाता है, इस डीबीएमएस सिस्टम के अंदर चला जाता है। उस यूजर का सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, इस डीबीएमएस सिस्टम के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो डीबीएमएस सिस्टम जो है उस वेबसाइट से कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपका डेटा लिया जाता है वेबसाइट से और उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है? और स्टोर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? तो अब डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या तो पाइथन में बनाते हैं, ठीक है? या हम बनाते हैं पीएचपी में, या हम बनाते हैं जावा में, या हम बनाएंगे किसमें, डॉट नेट में बनाएंगे, सी शार्प में बनाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह से क्या होता है, डेटाबेस में भी कोई डेटा आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए भी लैंग्वेज बना रखी है, तो उसका नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई डेटा को अगर इंसर्ट करना है, तो वो हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। कोई डेटाबेस बनाना है आपको नया, ठीक है, वो एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो वो टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो अब आपका जो डेटा होता है, पूरा का पूरा डेटा, वो किस तरह से पड़ा होता है डेटाबेस के अंदर, तो वो पड़ा होता है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। अगर आप रिलेशनल, दो तरह के डेटाबेस हैं देखो हमारे पास, एक तो है रिलेशनल डेटाबेस और एक है नो सिक्वल। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स क्रिएट होती हैं, और क्या होता है, एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन होता है, यानी कि हर टेबल का दूसरी टेबल के साथ हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सम कीज, ठीक है? वो हम क्रिएट करके देखेंगे कैसे हम करते हैं। और दूसरा होता है नो सिक्वल डेटाबेस, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, हाँ, कोई रिलेशन क्रिएट, यानी कि नो आर डी बी एम एस भी बोल सकते हैं, ठीक है? नो सिक्वल को नो आर डी बी एम एस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेबल में रिलेशंस नहीं होते हैं, हम रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते उसमें टेबल के अंदर, तो उसे बोलते हैं नो सिक्वल डेटाबेस। तो हमारे पास दो तरह के हैं। तो अभी हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं, वो हम करेंगे आर डी बी एम एस डेटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो माई सिक्वल किस तरह का डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है ये, ठीक है? अब देखते हैं यार एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में। पता चल गया कि एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती है। डेटाबेस क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन, जो यूजर की इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट से ली जाती है, वो हो गया डेटाबेस। उसके बाद डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो इस डेटाबेस को क्या करेगा, स्टोर करवाएगा, ठीक है? इस डेटाबेस को स्टोर करेगा अपने अंदर, उसको बोलते हैं हम डीबीएमएस। और एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल वो क्वेरी है जो इस डेटा को, जब ये डेटा इस डीबीएमएस के अंदर हमको स्टोर करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी रन करेंगे, और उस क्वेरी के थ्रू क्या करेंगे, इस डीबीएमएस के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि डीबीएमएस सिस्टम जो होता है, वो केवल इस एसक्यूएल को ही समझता है, ठीक है? यही क्वेरी की भाषा वो समझता है, यही लैंग्वेज वो समझता है। तो इसी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हो, तो आप उसी लैंग्वेज में बात करोगे ना, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकता है। अगर कोई हिंदी बोलने वाला है, तो आप उससे हिंदी में बात करोगे, तभी तो वो समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसी तरह से क्या होता है, डीबीएमएस जो होता है, वो एसक्यूएल की भाषा समझता है, ठीक है? तो हम इसी भाषा में क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर कराएंगे, हम इससे बातें करेंगे इसी उसी लैंग्वेज में। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, ये भी मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा गिटअप का, वहाँ से भी आप इस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एसक्यूएल आपका क्या है, डेटाबेस लैंग्वेज है, जो कि यूज़ होती है सारे जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें यूज़ होता है इसमें क्वेरीज को रन करने के लिए। अब देखते हैं नीचे आके इमेज देखते हैं, स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है एसक्यूएल का। ये वो आप,
ठीक है, डीबीएमएस। तो यहाँ पे क्या है, आपने अपना कंप्यूटर ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है, आप बैठे हो, आपने अपना एक कंप्यूटर ओपन किया, उसमें एक वेबसाइट कोई खोल दी, ठीक है, सपोज आपने facebook.com खोल दिया। तो वेबसाइट क्या हो सकती है, ईआरपी एप्लीकेशन हो सकती है। ईआरपी एप्लीकेशन मतलब कोई भी एक वेबसाइट हो सकती है, या कोई दूसरी वेब एप्लीकेशन, अलग तरह की वेब एप्लीकेशन। सपोज आपने एक ईआरपी एप्लीकेशन खोल ली, और एक आपने कोई वेबसाइट खोल ली, ठीक है, एक कोई डायनेमिक वेबसाइट खोल ली, ठीक है, ये भी सारी वेबसाइट ही है, एक तरह से वेबसाइट मान के चलो। और कोई एक अदर एप्लीकेशन खोल ली, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि आपने क्या करा, एक वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ पे अपने सिस्टम में बैठे हो, आपने वेबसाइट ओपन कर ली। अब क्या है, आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आप गए, आपने इस वेबसाइट खोली, और वेबसाइट के अंदर क्या करा, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन कर लिया, भाई साइन अप करना है आपको। आपने अपना डेटा इंसर्ट किया, ठीक है। अब वो डेटा इंसर्ट करते ही जैसे आपने सबमिट बटन प्रेस किया वेबसाइट का, तो वो सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, ठीक है, वो सारा डेटा चला जाएगा वेबसाइट के पास। यानी कि अगर वो वेबसाइट पाइथन में बनी हुई है, तो वो पाइथन के पास चला जाएगा सारा डेटा। अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन की जो वेबसाइट होगी, उसका जो कनेक्शन बना होगा, वो एक डीबीएमएस के साथ बना होगा, या तो माई सिक्वल हो सकता है डीबीएमएस, ठीक है, दूसरा डीबीएमएस कौन सा हो जाता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, या ओरेकल हो सकता है। इन तीन में से कोई एक डीबीएमएस हो सकता है, जिसके साथ वो वेबसाइट कनेक्ट होगी। तो ये सारा डेटा क्या होगा, इस एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, डीबीएमएस के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस डीबीएमएस सिस्टम के अंदर हमारा डेटा सारा इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर दूसरी बार जब वो यूज़र आता है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल में जाता है, तो वो डेटा कैसे आएगा, इस डीबी ये डेटाबेस है, सपोज इस डीबीएमएस सिस्टम के अंदर ये एक डेटाबेस है, क्योंकि इसको अलग अलग दिखा दिया, वैसे इसको अंदर रख सकते थे इसके यहाँ पे, ठीक है। ये डेटाबेस आपका बना हुआ है, कई सारे यूजर्स हैं जिनका डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है, उसमें से आपका भी एक डेटाबेस है। आप आए भाई, आपने लॉगिन किया, ठीक है, जैसे ही आपने लॉगिन किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पाइथन वाली जो वेबसाइट है, उसको पता चल गया कि भाई इसकी जो आईडी है ना, लॉगिन जब इसने किया, इसकी आईडी 1 थी इस यूज़र की। तो वो गया भाई आपके डीबीएमएस सिस्टम के पास, एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से उसने एक क्वेरी चलाई सेलेक्ट वाली, कि भैया मेरे को वो वाला डेटा उठा के दे दो जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। तो ये वाली क्वेरी कहाँ से चली, एसक्यूएल से चली, इसने डीबीएमएस में एक क्वेरी सेंड करी, और डीबीएमएस से क्या हुआ, आपके डेटा में डीबीएमएस सिस्टम ने क्या करा, आपके डेटाबेस में देखा कि 1 क्वेरी वाला डेटा कौन सा है, जिसकी आईडी 1 है। तो वो सारा डेटा उठा के क्या करा, आपको शो कर दिया आपकी वेबसाइट पे। तो इस तरह से क्या होता है, काम करती है एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, एक डीबीएमएस और आपकी एप्लीकेशन के बीच में रन होती है, ठीक है, मिडिल में रन होती है। तो यहाँ पे एक और इमेज से समझते हैं कि एक यूजर आया, उसने क्या करा, वेबसाइट खोली, और वो एक सपोज उसने एक वेबसाइट खोली, और जो भी वेबसाइट में, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सपोज अमेजॉन की एक वेबसाइट है, आप क्या करा, आपको जूते खरीदने थे, आपने क्या करा, मेंस के अंदर गए, कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर शू की कैटेगरी थी, उसके अंदर गए, तो वहाँ पे आपके शूज दिखने लग गए, ठीक है। तो वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, वो सारा डेटा आ कहाँ से रहा है, इतना मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट वो डाल के रखते हैं, तो वो सारा क्या, यहाँ पे रखते हैं, इस डीबीएमएस सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस बना के रखते हैं, उसमें रहता है। जब भी यूज़र क्या होगा, उस वाली पर्टिकुलर पेज पे जाएगा जहाँ पे भी जूते दिखते हैं, ठीक है, तो वो सारा डेटा यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से फैच होके आएगा, और इस यूज़र को मिल जाएगा। तो मैंने जैसे कि बताया था अभी माई सिक्वल, ठीक है। तो अब देखते हैं माई सिक्वल का एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माई सिक्वल क्या है। ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पैसा नहीं है इसका। अगर आपको इसका एंटरप्राइज वर्जन लेना होता है तब आपको ये परचेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ओपन सोर्स होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर कुछ चेंज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, इसकी रिपोजिटरी में जाकर, ठीक है। तो मैनेजमेंट सिस्टम है ये ओपन सोर्स। उसके बाद ये देखो रिलेशनल डेटाबेस, तो मैंने आपको समझा दी थी। दूसरा ओपन सोर्स है। तीसरा माइस्क्ल क्या है, फ्री है। और छोटी और बड़ी एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो या छोटी हो, उन सारी तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए बनाया गया है इसे, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी फास्ट होता है, रिलायबल है, स्केलेबल है, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इसको स्केल कर सकते हो कि अगर आपका यूसेज बढ़ता है, या फिर आपकी अगर सपोज आपकी वेबसाइट पे डेटा ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे फंक्शंस और ऐसे टूल्स आते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए। इस तरह की क्वेरीज बना रखी है कि आप इसको स्केल कर सकते हो एट एनी पॉइंट, ठीक है। ईजी टू यूज़ है यार, क्वेरी बहुत ईजी होती है इसकी लिखनी, ठीक है। तो वो अभी जब हम लिखेंगे तो हम बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। उसके बाद क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कि आप अभी लाइनेक्स पे काम करते हो, लाइनेक्स पे भी माइस्क्ल को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद विंडोज़ में अगर कर रहे हो तो विंडोज़ पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और मैक पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज यार यूज़ कर रही है माइस्क्ल को। देखो वैसे तो ज़्यादातर कंपनी माइस्क्ल यूज़ करती ही करती हैं। तो उनमें से बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एयरबीएनबी है, बुकिंग.com है, उबर है,
गिटहब है, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है। इससे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का भी जब देखोगे आप इंस्टॉल करोगे अगर अपने सिस्टम पे आपने वर्डप्रेस पे काम किया होगा तो उसका जो डेटाबेस पूरा क्रिएट होता है वो माईसीक्वल के अंदर ही क्रिएट होता है, तो वो माईसीक्वल डेटाबेस ही यूज करता है। उसके बाद ड्रूपल भी क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जूमला भी क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और कॉन्टो कंटोव भी क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारे क्या करते हैं, माईसीक्वल यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी सारे जितने भी वेब डेवलपर्स होते हैं अराउंड दी वर्ल्ड, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, माईसीक्वल को प्रेफर करते हैं यूज़ करना, ठीक है। और बेस भी यही है यार, अगर आप डेटाबेस की लाइन में जा रहे हो और डेटाबेस सीखना है आपको, तो आप माईसीक्वल से ही स्टार्ट करो, क्योंकि वहीं पे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है, वहीं पे आपको क्या है, आपकी थिंकिंग स्ट्रांग होती है डेटाबेस के लिए। वहीं पे आप सीखोगे यार किस तरह से डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। उसके बाद और बहुत सारे के डेटाबेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद ORM जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो अब क्या हो जाता है, वो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जिसमें क्या होता है आपका एक लॉजिक बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आप लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप माईसीक्वल के साथ या एसक्यूएल सर्वर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या ओरेकल, ये रिलेशनल डेटाबेस के साथ ही हमको डेटाबेस को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एसक्यूएल होते कितने तरह के हैं, ठीक है। एसक्यूएल देखो कितने तरह के हैं, 5 तरह के एसक्यूएल हैं यहाँ पे। DDL है, DQL है, DML है, DCL है, और TCL है। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तीसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, चौथा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और पांचवा है डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है इसके लिए। देखो एसक्यूएल कमांड्स को भी इन्होंने देखो किस तरह से 5 कैटेगरीज में बांट दिया, कि एसक्यूएल कमांड्स भी हमारी 5 कैटेगरी होगी, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वेरीज आ जाएंगी एसक्यूएल की, क्रिएट क्वेरी, ड्रॉप क्वेरी, ऑल्टर क्वेरी और ट्रंकेट क्वेरी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर इंसर्ट की क्वेरी आ जाएगी, अपडेट की क्वेरी आ जाएगी, डिलीट की क्वेरी आ जाएगी, कॉल आ जाएगा, एक्सप्लेन कॉल आ जाएगा और लॉक आ जाएगा, ठीक है। ये सारी क्वेरी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद TCL था हमारा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर हमारा कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजैक्शन और सेट कंस्ट्रेंट। तो ये कमिट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, जब फाइनेंस वाला डेटा होता है, बैंकिंग का जो डेटा होता है ना, वहाँ पे हम लोग कमिट वगैरह चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बार जैसे हमने कमिट यूज़ करना है, कभी हम रोल बैक करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम ट्रांसैक्शन रिलेटेड डेटा पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह की क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसके अंदर हमारी क्वेरी आती है सेलेक्ट की क्वेरी, ठीक है, जिससे कि हम डेटा को, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रीड करते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से। उसके बाद आता है DCL। DCL के अंदर यार ग्रांट और रिवोक, ठीक है, आप डेटाबेस को कुछ परमिशन देना चाहते हो, टेबल लेवल पे कोई परमिशन देना चाहते हो, तो उसके लिए हम ग्रांट और रिवोक, कोई रिवोक करनी है परमिशन, कुछ हटानी है आपको। सपोज आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने 4 या 5 यूज़र बना दिए, ठीक है, कि 5 यूज़र हमारे ऐसे हैं और अलग अलग सबको परमिशन देना चाहते हो कि यार ये वाला जो यूज़र है मेरा, केवल ये क्या है, केवल मेरी यूज़र वाली टेबल को ही एक्सेस कर पाए। सपोज आपके पास 10 टेबल हैं, तो आप किसी यूज़र को यूज़र टेबल एक्सेस कर देना चाहते हो, किसी यूज़र को आप राइट एक्सेस देना चाहते हो, किसी यूज़र को आप रीड एक्सेस देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो DCL के थ्रू, ठीक है। DCL वाली जो क्वेरीज होंगी उसके लिए यहाँ पे ग्रांट और रिवोक यूज़ होगा। तो ये हम चीज़ें देखेंगे, तो मेनली हम कौन सी 3 तरह की क्वेरी करेंगे यहाँ पे, DDL करेंगे, DQL करेंगे और DML करेंगे, यही 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी ये जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की क्वेरी और TCL की जो क्वेरीज है हमारी, ठीक है, ये ये हमारे जैसे फाइनेंस वाला डेटा होगा तो वहाँ पे हम लोग कमिट और ये सेव पॉइंट यूज़ करते हैं, रोल बैक वगैरह। और ग्रांट जो होता है, ये टेबल, अगर आपको डेटाबेस लेवल पे कुछ परमिशंस के साथ काम करना है तो वहाँ पे तो ये बात की चीज़ें होती हैं। जब एक बार आप एसक्यूएल सीख जाओगे तो उसके बाद ये भी चीज़ें आपको अपने आप ही आने लग जाएगी। हम इसको भी बाद में कवर करेंगे कि हम ये चीज़ें भी कैसे कर सकते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि यार डेटाबेस क्रिएट करना, क्वेरीज को रन करना, क्वेरीज के साथ काम करना, ठीक है, और कितने तरह से हम क्वेरीज को चला सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सीख जाओगे तो आप अलग अलग तरह से दिमाग लगा के क्वेरीज को खुद ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यार वो, इसमें सब दिमाग का खेल है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करो अपने कंसोल पे। तो मैं, ये तो हो गया यार, इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब क्या करते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया था, ठीक है, इंस्टॉल किया था मैंने। तो इंस्टॉलेशन का अगर आपको करनी होगी तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। इसी तरह का मैं डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है अपने लाइनक्स के अंदर। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस तरह से देखो, ये डाउनलोड का पूरा मैंने स्क्रीनशॉट बना के दे रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अपने सिस्टम पे पहले क्या करो, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद क्या है, देखो एक मैंने माई सिक्वल वर्क बेंच भी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे।
ये माई वर्कबेंच का है, और माई इंस्टॉल करने का भी मैं एक लिंक दे दूंगा आपको, वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले चलो यार एक बार दिखाता हूँ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा दिखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा नॉर्मल मेरा पाथ आ रहा है सिस्टम का, ठीक है। ये सिस्टम का मेरा पाथ आ रहा है नॉर्मल। तो अब मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी टर्मिनल के अंदर ही आपको चला के दिखाऊंगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना ओपन करके दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए क्या होता है, मैंने माई यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने माई यूज़ कर रखा है, ठीक है। माई को इंस्टॉल किया, तो उसको मैं ओपन करता हूँ इसी के अंदर। तो मैं मेरे को लिखना होगा माई-u रूट -p, ठीक है। तो ये क्या है, माई मेरी क्या है, वो जो सॉफ्टवेयर है मैंने इंस्टॉल किया है वो है। -u का मतलब होता है यूज़र। अब भाई जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, माई जो इंस्टॉल किया उसका यूज़र नेम क्या है, मेरा यूज़र नेम है रूट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है जब आप इंस्टॉल करोगे। और -p का मतलब होता है उसका पासवर्ड। तो यानी कि आप कभी भी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। उसी तरह से माई पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है यहाँ पे। -p करके मैं एंटर मार दूंगा, नीचे ये एंटर पासवर्ड के लिए बोल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड एंटर करा, देखो यहाँ पे पहले इस तरह का दिख रहा था, अब देखो जो मेरा यहाँ पे टर्मिनल ओपन हुआ है, देखो किस तरह का ओपन हुआ है, यहाँ पे माई लिखा आ रहा है, यानी कि मैं माई की जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर चला गया हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो ये टर्मिनल में इस तरह का दिख रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको GUI इंटरफेस इसका कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब देखते हैं यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको एक पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एसक्यूएल क्वेरी मैं बताता हूँ क्या होती है। देखो डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे लिख दो एसक्यूएल क्लास, या आप यहाँ पे क्या करो, एक काम करते हैं, स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। या लिख देता हूँ स्कूल। इस तरह का कोई भी डेटाबेस, किसी भी नाम से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सेमी कॉलन जरूर लगाना है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मुझे देखना है यार कि मेरा डेटाबेस कहाँ है, मेरे को तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हमको, एक और क्वेरी लिखनी है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है हमारी एसक्यूएल क्वेरी, जिनको कि हमारा ये माई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रीड कर रहा है, समझ रहा है इनको, यानी कि हम इससे इस क्वेरी की भाषा में बात कर रहे हैं कि भाई मेरा एक डेटाबेस क्रिएट कर दो, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। तो उसने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मैं लिखूंगा सो डेटाबेसेस, ठीक है। सो डेटाबेसेस किया, एंटर मार दो यहाँ पे। अब देखो मैंने स्कूल के नाम से क्रिएट किया था, यहाँ पे स्कूल के नाम से मेरा डेटाबेस यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया, और मेरे बहुत सारे डेटाबेस यहाँ पे बने हुए सारे उसने दिखा दिए। अब मैं यार इन सारे डेटाबेस में से कोई एक डेटाबेस यूज़ करना चाहता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया, तो उसको मैं कैसे करूँगा, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ स्कूल, अपने डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखो ये मैं क्वेरी की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसे समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम कर रहा है। जैसे मैंने लिखा यूज स्कूल, तो उसने लिखा डेटाबेस चेंज, यानी कि आप अपनी स्कूल को यूज़ कर सकते हो। मैंने लिखा था क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो उसने बोला कि हाँ भाई मैंने कर दिया एक डेटाबेस, आपने जो बोला था ना मैं कि एक डेटाबेस क्रिएट कर दो स्कूल का, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से शो डेटाबेस लिखा, तो उसने बोला अच्छा शो डेटाबेस का मतलब सारा डेटा मेरे को, मेरे सारे डेटाबेस दिखाओ मुझे कौन कौन से हैं। तो उसने मुझे सारे डेटाबेस इस तरह से देखो यूआई बना के, तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यार, मेरे डेटाबेस के अंदर मैंने बताया था जो आरडीबीएमएस होता है वो क्या करता है, अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। अपने डेटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में, तो मुझे देखना है कि यार मेरे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कौन सी क्वेरी चलेगी, शो टेबल्स, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेरी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे भी याद हो चुकी हैं सारी क्वेरीज, ज़्यादातर क्वेरी मुझे याद है कि कैसे हम करते हैं इसको। शो टेबल्स किया, इसने बोला एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने तो अभी कोई टेबल क्रिएट करी नहीं है अभी तक, स्टूडेंट टेबल ये स्कूल वाले जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने कोई भी टेबल नहीं क्रिएट करी। तो अब यार इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी होगी, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज एक हम स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रखा है। अब स्कूल का जो डीन है उसने बोला कि भाई एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, ताकि जो भी ऑनलाइन कोई भी अगर यूज़र इंक्वायरी करना चाहता है या रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले, यानी कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद क्या करें, वो हमारा जो जितना भी हम कंटेंट डालते हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स हो गए या फिर कोई नई अपडेट है, न्यूज़ है, वो सारी रीड कर सके लॉगिन करके, और अपने भी कोई उन्होंने कुछ
वेबसाइट के अंदर टेस्ट परफॉर्म करने के, या फिर टेस्ट का कोई एक सिस्टम बना रखा है जिससे कि यूजर जो उनके स्टूडेंट है वो टेस्ट दे पाए, अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस देख पाए ऑनलाइन, तो वो सारा सिस्टम बना रखा है। तो वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस के अंदर। तो अब स्कूल के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? स्कूल की अगर वेबसाइट बनानी है और यूजर को रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस चाहिए होगा। तो उसका नाम हम एक रजिस्ट्रेशन का एक हमें टेबल चाहिए होगा जिसमें कि यूजर की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकें सारी। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक टेबल, क्रिएट यूजर। ठीक है, क्रिएट टेबल लिखेंगे यहाँ पे। हमको क्या करनी है? एक टेबल क्रिएट करनी है। उस टेबल का नाम क्या रखेंगे? हम यूजर रखते हैं। ठीक है, या फिर हम रखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि हम स्कूल का डेटा बना रहे हैं तो स्टूडेंट रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा? आईडी। ठीक है, आईडी इंट। इसका टाइप बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, हर डेटा का एक टाइप होगा, यानी कि हर कॉलम, यानी कि अगर आप नाम लिख रहे हो तो उसका भी आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग करी हुई है तो आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि ये टाइप में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं करी है तो अभी ये समझ लो कि कि ये एक तरह का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, हर कॉलम का एक कैटेगराइजेशन होगा टाइप के अकॉर्डिंग, कि इस वाले फील्ड में किस टाइप का डेटा आएगा, इस वाले फील्ड में किस टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, इस वाले फील्ड में किस टाइप का डेटा आएगा। तो वो कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टाइप। तो इंट 10 मैंने दे दिया, साइज दे दिया कि इंटीजर हो। इस फील्ड में क्या होगा? 10 साइज तक का इंटीजर आ सकता है। 10 साइज तक का मतलब 0 से 10 साइज तक का इंटीजर आ सकता है कोई भी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ? मैंने ये बना दिया आईडी इंट 10। उसके बाद मैं कॉमा करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ भाई स्टूडेंट का नेम लिखना है तो नेम कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ वेर केयर। वेर केयर क्या होता है? वेर केयर डिफाइन करता है, ये भी एक टाइप है। ये होता है स्ट्रिंग। जब भी आप कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड किसी का नाम लिख रहे हो या कोई नंबर भी लिख रहे हो, लेकिन आप उसको स्ट्रिंग में सेव कराना चाहते हो, तो वहाँ पे आप उसको वेर केयर में डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेर केयर नेम, वेर केयर। और वेर केयर का साइज देना पड़ेगा कि नाम कितना, कितने बड़े तक का नाम आप स्टोर करना चाहते हो। तो किसी भी स्टूडेंट का नाम यार 50-60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता है, तो हम यहाँ पे फिर भी 100 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि बहुत बड़ा नाम हो उसका, क्योंकि 3 अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम पूरा लिखेगा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें इस तरह से पहले ही सोचना पड़ता है डेटाबेस बनाते टाइम पे कि हमें किस किस फील्ड में कितनी वैल्यूज रखनी है, मतलब कि उसका साइज क्या रखना है उस फील्ड का। जो हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं उस टाइप का साइज क्या रखना है, और उस पर्टिकुलर, ये देखो ये जो चीज़ है, ये एक कॉलम है। नेम क्या है? एक कॉलम है। जैसे एक्सेल के अंदर होता है ना, कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? अभी कॉलम बना रहे हैं ऊपर। ठीक है, नेम बना दिया, वेर केयर 100 कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? ईमेल हो सकती है उसकी। ठीक है, ईमेल को भी क्या कर सकते हैं? इसमें भी क्या होते हैं? ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? स्ट्रिंग कर देता हूँ। यहाँ पे 40 दे देता हूँ इसका साइज। ठीक है, या फिर इसको आप 60 के आसपास भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि यार आप कितनी बड़ी स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हो उसके अंदर। ठीक है, अब हो सकता है सपोज किसी की ईमेल आईडी 100 से बड़ी हो जाए, वैसे तो कोई बनाता नहीं इतनी बड़ी, लेकिन अगर किसी की हो जाती है तो आप बाद में जाके भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस फील्ड की जो डेटा टाइप है इसको अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इसका साइज बढ़ा सकते हो। ईमेल हो गया भाई। उसके बाद आ गया उसका मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर डाल सकता है वो यहाँ पे। इसको भी हम वेर केयर ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे वेर केयर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 कर दिया मैंने इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं? मोबाइल ले लिया। अब हम यहाँ पे लेते हैं पासवर्ड भी। उसका पासवर्ड भी चाहिए होगा, जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो अपना पासवर्ड भी डालेगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? कैरेक्टर में ही सेव कराता हूँ पासवर्ड को भी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पासवर्ड कैरेक्टर और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? 100 कर देता हूँ। कोई कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड के बाद हम लेंगे एक इजेक्टिव का फील्ड। ठीक है, इजेक्टिव मैंने ले लिया। इजेक्टिव मैं क्यों ले रहा हूँ? बेसिकली क्या है कि सपोज वो स्टूडेंट क्या है, आपने वो स्टूडेंट उस स्कूल को छोड़कर चला गया। ठीक है, बट आप चाहते हो कि यार अब जो स्टूडेंट चले गए हैं हमारे स्कूल से, वो लॉगिन ना कर पाए, तो उसका आप इजेक्टिव क्या कर दोगे? फॉल्स कर दोगे। तो क्या होगा? वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो हम इस तरह से ही अपने कोड को लिखेंगे कि जिस जिसका डेटाबेस में इजेक्टिव फॉल्स है वो लॉगिन ना कर पाए। तो उस चीज़ को रखने के लिए हम लोग ये एक फील्ड ले लेते हैं इजेक्टिव का, और इसको बूलियन टाइप का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बूलियन लिख देंगे। बूलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। बूलियन में दो ही वैल्यू आ सकती है, बूलियन में ट्रू या फॉल्स आएगा। ठीक है, इजेक्टिव ले लिया मैंने। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? जब मैं इजेक्टिव की जगह टाइनी इंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक टाइनी इंट करके भी आता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपका। टाइनी इंट के अंदर क्या होता है? ये छोटा इंट होता है। एक तो होता है इंट, ठीक है, एक होता है टाइनी इंट। टाइनी इंट मतलब हो गया छोटा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करा सकता हूँ? इसके अंदर वन, या तो वन आएगा या जीरो आएगा। इजेक्टिव में ट्रू, जैसे ट्रू और फॉल्स होता है वैसे वन और जीरो होता है, या तो वन आएगा या जीरो आएगा। उसके बाद मैं एक डेट लेता हूँ कि किस डेट पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। क्रिएटेड एट
एक फील्ड बना लेते हैं और ये किस टाइप का होगा, इसमें क्या होगा, डेट और टाइम होगा कि किस किस दिन किया था, किस डेट पे किया था और किस टाइम पे किया, तो डेट टाइम बना दो इसको। अब इसके अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो कि अगर आप कोई भी डेट नहीं डालोगे तो माई जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, उस दिन की डेट और टाइम जनरेट करके डाल दे जब भी नई एंट्री क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट करके लिख सकता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये लिख दिया मैंने डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प, तो उस दिन का डेट और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक अपडेटेड ऐड भी हम एक फील्ड ऐड करेंगे, ये भी ये भी डेट टाइम टाइप का ही होगा। तो जब भी उस यूजर की कोई डिटेल अपडेट होती है तो हमें ये पता चल पाए, यानी कि जो भी उस वेबसाइट का ओनर होगा उसको ये पता चल पाए कि कौन से यूजर ने किस दिन अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया। तो उसके लिए हम अपडेटेड डेट ले लेते हैं। इसको मैं डेट टाइम फील्ड बनाता हूँ, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम खुद से ही वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, डेट टाइम के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ। अब कोई यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, मेरी क्वेरी बन चुकी है। ये क्या करेगी, एक टेबल क्रिएट करेगी और उसके अंदर ये सारे कॉलम क्रिएट करेगी। तो इसको मैं एंटर मारता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड टू, ठीक है। तो ये टू वार्निंग कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर करो अभी के लिए। तो जीरो रो अफेक्टेड बोल दिया, इसका मतलब मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका। अब मुझे देखना है, अब मैंने शो टेबल्स किया था ना पहले, तो एम्प्टी सेट आ रहा था, अब मैं दोबारा से शो टेबल्स करके देखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गई मेरी, टेबल इन स्कूल में स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो गई। अब मुझे देखना है यार इस टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम डिस्क्राइब और टेबल नेम लिखेंगे, DESC लिख दो शॉर्ट में, और टेबल का नाम लिख दो। टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट है, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो मैंने यही टेबल बनाई थी, पहला फील्ड बनाया था आईडी, उसको उसका जो टाइप था वो इंटीजर था, ठीक है। अब ये नल का मतलब क्या है, इस जो ये वाला कॉलम है इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है, मतलब अगर आप इस वाले पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो क्या वो आपको ऐसा करने देगा, यानी इसमें लिखा है यस नल। तो यानी कि आप इसके अंदर नल भी आप स्टोर करा सकते हो, मतलब अगर कोई वैल्यू ब्लैंक छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद ये हो गया की, तो हमने कोई भी की नहीं बनाई है, अभी की के बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। उसका डिफ़ॉल्ट में देखो हमने इन इन सारे में कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी थी, बस इसमें हमने करंट टाइम स्टैम्प दे रखा है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाएगा करंट टाइम स्टैम्प। तो इस तरह की देखो हमारी टेबल बनती है। पहला है फील्ड, हमने ये फील्ड बनाया था आईडी नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड इज एक्टिव क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। फिर हमने टाइप क्रिएट किया था, फिर हमने नल, यहाँ पे नल का ये दिखा रहा है कि कौन कौन से ऐसे कॉलम है जिनमें नल एक्सेप्ट कर सकता है कॉलम, ठीक है। तो सारे ही कॉलम ऐसे हैं जो नल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नल नहीं एक्सेप्ट करते तो यहाँ पे क्या होता, नो होता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होता, नो होता यहाँ पे, ठीक है। अगर वो उसमें मैंडेटरी होता, अगर कोई भी कॉलम यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यानी कि सारे कॉलम नल एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रो क्रिएट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यार क्वेरी में हमने देखो ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माईएसक्यूएल का, हमने उसमें लॉगिन किया, उसके बाद हमने क्या करा, अपना डेटाबेस क्रिएट किया। उसके बाद हमने देखा यार कि हमारी टेबल्स कितनी है, डेटाबेस कितने हैं, फिर हमने एक डेटाबेस को चूज़ किया। तो उसको चूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूज़ स्कूल लिखा, ठीक है। स्कूल मैंने डेटाबेस बनाया था, यूज़ स्कूल किया, तो मैं स्कूल वाले डेटाबेस पे आ गया। उसके अंदर फिर मैंने शो टेबल्स किया तो एम्प्टी सेट दिखा रहा था, फिर मैंने क्या करा, एक टेबल को क्रिएट करके देखा और फिर मैंने शो टेबल्स किया। तो यहाँ पे देखो टेबल्स दिखाने लग गया, मेरे टेबल्स इन स्कूल, तो मेरी एक ही टेबल बनी है अभी यहाँ पे, तो एक रो इन सेट दिखा रहा है। उसके बाद मैंने करा DESC स्टूडेंट डिस्क्राइब स्टूडेंट, यानी कि इस टेबल को डिस्क्राइब करो, तो उसने डिस्क्राइब कर दिया। देखो क्या क्या चीज़ें आपने बनाई थी अभी। तो ये हमने इतना काम कर लिया अपनी क्वेरी के अंदर, सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे पूरा टेबल भी देखो प्रिंट हो गया, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है जो जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मूव करते हैं अब, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि यार यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रही होगी। कई बार क्या होगा, आप जब भी टेबल क्रिएट करोगे या कुछ करोगे तो आपको एरर्स आएंगे क्योंकि सेंटेक्स में दिक्कत हो सकती है। सपोज आपने आईडी लिखा, वहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं किया आपने, उसका नेम में टाइप डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करा हुआ है, एक माई सिक्वल अंडर वर्क बेंच नाम से एक टूल है, ठीक है। उसको बोलते हैं माई सिक्वल क्लाइंट, ठीक है। तो क्या होता है वो, बेसिकली वो एक GUI टूल बना रखा है जिसमें कि क्या है, पूरा आपको GUI दिखेगा। आपको अगर कोई टेबल रन करनी है तो वहाँ पे बटन बना रखा है, तो उस पर क्लिक कर सकते हो। टेबल को GUI की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हो, आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो GUI की हेल्प से। और जो भी आपने यहाँ पे अभी डेटाबेस बनाया ना, ये भी उसमें शो होने लग जाएगा, आप कनेक्शन बनाओगे। तो चलो उसको देखते हैं। तो अब माईएसक्यूएल वर्कबेंच क्या है, उसके साथ अगर आपको काम करना है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो उसका भी इंस्टॉलेशन करने का मैंने लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के,
वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि हम माइस्क्ल वर्कबेंच को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब चलो ओपन कर लेता हूँ, मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ माइस्क्ल वर्कबेंच को, ठीक है। ये मेरा माइस्क्ल वर्कबेंच है, इस तरह का लोगो आता है इसका यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है माइस्क्ल वर्कबेंच स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, देखो इस तरह से आएगा। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो जो इंस्टॉलेशन वाली मेरी वीडियो उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, इंस्टॉल करने से लेके कनेक्ट करने से लेके सब कुछ है। तो यहाँ पे जैसे मेरा लोकल इंस्टेंस यानी कि लोकल जो मेरा डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माई, उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इस माई वर्क बेंच को। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो दिखा रहा है लोकल इंस्टेंस 3306 क्या होता है, ये पोर्ट नंबर होता है जिसपे माई की सर्विस रन होती है आपके सिस्टम पे। तो ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है। अब देखो ये रूट यहाँ पे दिखा रहा था, यानी कि मेरा यूजर इसको पता है कि कौन सा यूजर है, रूट यूजर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे रूट यूजर के साथ लॉगिन कर देगा, और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी इसके साथ सेट किया हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डालूंगा कि कैसे माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। मैंने कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे मेरे पूरे डेटाबेस आ रहे हैं, देखो स्कीमा के अंदर। यहाँ पे देखो एक एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पे आगे एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्कीमा का एक ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जो मैंने भी टेबल बनाई थी वो दिख रही है मेरी इसमें, देखो ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली वाली टेबल, ठीक है, जो मैंने बनाई थी। तो ये इसके अंदर शो होने लगी, तो इस तरह से आपको भी शो होने लग जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या कर सकता हूँ, इनको मैं बंद कर देता हूँ, एक बार क्लोज करता हूँ इनको। ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये आगे मेरा क्वेरी का टूल इस तरह से खुल जाएगा आपका यहाँ पे। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसके अंदर भी आप सेम कमांड रन कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नाम से ऑलरेडी क्रिएट होगा मुझे लगता है, फिर भी लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, ठीक है। या तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये रन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, इस पर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो एग्जाम्पल नाम से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल हमने क्रिएट नहीं करी, तो टेबल के अंदर कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, इसके अंदर क्वेरी को ऐसे भी रख सकते हो, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। नीचे एंटर मारो। अब आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल को, वो मैं दिखाता हूँ। तो लिखना है हमको क्या, क्रिएट टेबल, जैसे हमने वहाँ पे टेबल क्रिएट करी थी, क्रिएट टेबल यूजर कुछ भी कर लेता हूँ अभी मैं, और दो ही कॉलम बनाऊंगा, आईडी इंट, यहाँ पे लिखता हूँ इसका टाइप 10, और कॉमा करके लिख देता हूँ नेम वेर कैर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ वैकर 30, ठीक है। सेमी कॉलन लगा देता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का, जैसे आपने यहाँ पे कर्सर रखना है, जिस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है उसके एंड में कर्सर रखना है, और यहाँ पे देखो ये 1 लिखा हुआ है ना जो एग्जीक्यूट करने का, इस पर प्रेस कर देना है। जैसे इसको प्रेस करोगे ये एग्जीक्यूट हो गई होगी क्वेरी, और आप फिर से रिफ्रेश करो यहाँ पे जाके, और देखो यहाँ पे अभी टेबल की आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, टेबल फैच कर रहा है अभी वो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये बना तो दिया है, मेरे को देखना पड़ेगा कहीं दूसरे, हाँ सॉरी, तो आपको यूज़ डेटाबेस भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़ डेटाबेस तो किया ही नहीं, यूज़ एग्जाम्पल करो पहले, जैसे हमने अभी दिखाया था वहाँ पे करके। तो इसको भी कैसे करना है, यहाँ पे एक कर्सर रखा हुआ है क्वेरी के आगे, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यूज़ एग्जाम्पल किया मैंने। तो ये वाला देखो सेलेक्ट हो गया, ब्लैक हो गया ये वाला, तो अब मेरा ये वाला सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ इस क्वेरी के आगे क्या करता हूँ, कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, क्रिएट टेबल को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ इसके अंदर टेबल क्रिएट हुई, तो यहाँ पे देखो यार एरो का साइन आ गया, यानी कि मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसमें कैसे करके कि आप ये वाली टेबल को सेलेक्ट करो, इसके लास्ट में देखो टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा होवर करने पे, तो इस पर क्लिक कर दो आप। यहाँ पे दूसरे टैब में यहाँ पे ये वाली टेबल खुल जाएगी। इसके अंदर देखो 2 कॉलम बनाए थे मैंने, आईडी और नेम। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आईडी और नेम बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्म एडिटर पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस आईडी के अंदर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, एक मिनट क्यों नहीं हो रहा है ये, ऊपर दोबारा से ओपन करते हैं इसको, इस टेबल को मैंने दोबारा से ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आईडी और यहाँ पे आ गया मेरा नेम, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, देखो यहाँ पे रीड ऑनली लिखा हुआ है कि यानी ये जो मेरी टेबल खुली है ये रीड ऑनली में खुली है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इस टेबल के बारे में जो हम डिस्क्राइब टेबल कर रहे थे ना, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सेटिंग का आइकन आ रहा होगा, यहाँ पे एक की बनी हुई है, तो इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे दिखा देगा। देखो आपके टेबल में 2 कॉलम बना रखे हैं, पहला आपका इंटीजर है, दूसरा आपका वेरकेर 30 है। और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं देखो यहाँ पे लिस्ट भी दिख जाएगी सारी आपको,
यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंटीजर होता है, वेर कैर होता है, डेसिमल होता है, डेट टाइम होता है, ब्लॉब होता है, बाइनरी ब्लॉब, ठीक है। डेट के देखो इतने सारे फॉर्मेट होते हैं, फिर जियोमेट्री के भी फॉर्मेट होते थे, ये हमें यूज़ करने नहीं है, हमारे काम के नहीं अभी ये। उसके बाद इंटीजर के भी देखो, बिग इंट होता है, ठीक है, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, डेसिमल होता है, मिड इंट होता है, रियल नंबर भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, टाइनी इंट भी डाल सकते हो। टाइनी इंट तो हमने यूज़ करके भी देखा है अभी। उसके बाद कैरेक्टर के लिए देखो, कैर हो गया, जेसन हो गया, एन कैर, एन वेर कैर और वेर कैर, ये वाले होते हैं। हमने वेर कैर भी यूज़ कर लिया था अभी हमने, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर देखो, टेक्स्ट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आपका डेटा है, जैसे कि टेक्स्ट डेटा क्या हो गया, कोई न्यूज़ का आर्टिकल है, आपको डालना है अपना, सेव करना है किसी टेबल के कॉलम में, तो आपको उसको टेक्स्ट टाइप का बनाना पड़ेगा। और आर्टिकल अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि न्यूज़पेपर के अगर 2-3 पेज जितना आर्टिकल है, तो उसको आप लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर भी सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये नीचे बिट बुलियन और ये सारे भी देखे हैं। बुलियन भी मैंने आपको बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं, ट्रू फॉल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से कॉलम होते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेरी चलाते हैं, पहले इंसर्ट की हम क्वेरी चलाते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करना है तो उसकी क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू। अब किस टेबल में इंसर्ट करना है आपको, टेबल का नाम क्या है, यूजर था यहाँ पे, टेबल का नाम यूजर, ठीक है। अब मुझे आईडी फील्ड में देखो क्या वैल्यू, आईडी फील्ड में क्या वैल्यू इंसर्ट करूंगा मैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो जब भी इंटीजर इंसर्ट करते हैं तो उसके डबल कोट सिंगल कोट कुछ नहीं लगाना, इंटीजर वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे 1, ठीक है। और सॉलिड इंटीजर होना चाहिए, कोई डेसिमल या फिर कुछ कोई फ्लोट नंबर नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर होना चाहिए। 1 लिख दिया मैंने। और नेम में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन, ठीक है। और ये नेम जो होगा आपका वेरकेर टाइप का है, तो ये हमेशा किसके अंदर आएगा, हमेशा किसके अंदर आएगा, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। अगर वेर कैर वाली कोई भी वैल्यू होगी वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आएगी, और इंटीजर वाली इसी तरह से आएगी। तो इंसर्ट इनटू यूजर, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा यार भैया, इंसर्ट इनटू यूजर, यहाँ पे लिखना होगा वैल्यूज, ठीक है। इसका जो पूरा सिंटैक्स है वो क्या है, इंसर्ट इनटू यूजर, उसके बाद कॉलम का नाम बताओ, जिस जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करोगे। तो पहला कॉलम मेरा आईडी और दूसरा कॉलम क्या है, मेरा नेम है, ठीक है। उसके बाद लिखना है वैल्यूज। अब वैल्यू डालो उन कॉलम में, पहले में डाल दी मैंने 1 और दूसरे में डाल दी मैंने जॉन, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से जाके, मैंने एग्जीक्यूट करा, अपनी टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं यूज़र के अंदर कोई डेटा आया क्या हमारा। देखो यहाँ पे 1 और जॉन आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को दिखा रहा है, 1 और जॉन, ठीक है। इसको रिफ्रेश करोगे तो ये शो करेगा आपको। तो इस तरह से यार आप इंसर्ट की क्वेरी को रन कर सकते हो।